जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, जो आपका चैप्टर चल रहा था आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, या इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो चुके थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। मतलब अभी तक जो हमने क्वेश्चन बताए थे वो नॉर्मल तरीके से थे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग देख लें ताकि आपको अहमियत पता चल जाए कि वो क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट थे और उसी प्रकार से कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। और जो ये प्रश्न है आपके वही आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास या कहें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर से संबंधित है, अर्थात आपके दूसरे चैप्टर से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है एल्यूरोन परत होती है। पहला क्वेश्चन दिया है एल्यूरोन परत होती है। देखिए, आपका विकल्प जो ए दिया गया है वो भ्रूण में, नंबर बी विकल्प बीजांडकाय में, नंबर सी विकल्प भ्रूणपोष में और नंबर डी विकल्प अंतःत्वचा में। ये आपका CPMT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपने जवाब हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, एल्यूरोन जो परत होती है, पहले तो आप ये जान लें एल्यूरोन परत होती क्या है। देखिए, बहुत से एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, एक बीजपत्री कौन से पौधे, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री आप लोग जानते होंगे एक बीजपत्री क्या होता है। एक बीजपत्री अर्थात ऐसे बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता हो, तो उनको बोलते हैं एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष कौन सा, भ्रूणपोष अर्थात भ्रूण का पोषण करने वाला। तो भ्रूणपोष की जो सबसे बाहरी कोशिकीय स्तर होता है, भ्रूणपोष जैसे मान लेते हैं ये भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष का जो सबसे बाहरी कोशिकीय स्तर होता है ये एक प्रकार की एल्यूरोन जो कण होते हैं, एल्यूरोन कणों का संग्रह करने लगता है। कौन से कण, एल्यूरोन कण, एल्यूरोन कण, एल्यूरोन कणों का संग्रह करने लगता है। तो इस प्रकार से एक परत का निर्माण हो जाता है। तो इसी परत को हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन परत। ठीक, इसी परत को क्या बोला जाता है, एल्यूरोन परत। अगर आपसे पूछा जाए एल्यूरोन परत किन पौधों में बनती है, तो एक बीजपत्री पौधों में बनती है। ठीक, तो एल्यूरोन में जो परत होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो एल्यूरोन परत आपकी भ्रूणपोष में पाई जाती है। तो जो आपका विकल्प सी है वो सही हो जाता है। विकल्प सी आपका सही है कि एल्यूरोन परत भ्रूणपोष में होती है। अगला विकल्प, क्वेश्चन नंबर 2, आवृत बीजी पौधों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है। देखिए, हमने आपको सभी प्रकार के बीजांड पढ़ाए हैं, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। इस टाइप से मैंने आपको सभी प्रकार के बीजांड पढ़ाए हैं। आप जाकर हमारे क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट है उसमें दूसरे चैप्टर में सभी बीजांड के प्रकारों को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है आवृतबीजी पौधों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड। देखिए, जो संसार है उसमें इस पृथ्वी पर 80% जो बीजांड पाए जाते हैं, पौधों में बीजांड पाए जाते हैं, वो एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। ये संसार में सबसे सामान्य प्रकार के बीजांड होते हैं। तो अभी हमने आपको सभी प्रकार के बीजांड बताए, तो उसमें से जो आपका नंबर सी विकल्प है एनाट्रोपस प्रकार, तो एनाट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है वो सबसे सिंपल प्रकार का, सबसे सामान्य प्रकार का होता है बीजांड। ठीक, बाकी मैंने आर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस सभी बता दिए हैं, आप वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक, अब अगला विकल्प आता है आपका विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पराग कण में बड़ा केंद्रक होता है। जो पराग कण में बड़ा केंद्रक होता है, पराग कण देखे होंगे आप लोगों ने, तो देखिए ऐसे ये आपका पराग कण होता है। ठीक, पराग कण में आपका जो एक पराग नलिका निकलती है, जहाँ से जनन छिद्र होता है, उस जनन छिद्र से, जर्मपोर से एक पराग नलिका निकलती है जिसमें सबसे आगे एक बड़ा केंद्रक और पीछे दो छोटे नरयुग्मक होते हैं।
तो छोटे दो नरयुग्मक होते हैं। तो इसमें जो बड़ा केंद्रक होता है उसे बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग हिंदी में नलिका केंद्रक बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से आपके विकल्प भी दिए गए हैं। जैसे आपका पहला विकल्प दिया गया है नलिका केंद्रक, दूसरा विकल्प आपका दिया गया है शुक्र केंद्रक, तीसरा विकल्प दिया गया है जनन केंद्रक और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका सीपीएमटी 2006 में पूछा गया है। तो जैसा कि अब अभी हमने आपको बताया कि पराग कण में बड़ा केंद्रक होता है, तो कौन? आपका जो नलिका केंद्रक अर्थात ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो आपका नलिका केंद्रक विकल्प जो है वो सही हो जाता है। अब आपका चौथा क्वेश्चन है बहुगुणिता का अर्थ है। बहुगुणिता का अर्थ मतलब बहुगुणिता क्या होती है? देखिए बहुगुणिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीपोलाइडी। तो बहुगुणिता का क्या अर्थ होता है? पहला विकल्प दिया गया है गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति। गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति। नंबर बी गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति। नंबर सी गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट से अधिक सेट की उपस्थिति। नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति मतलब इसमें क्या कह रहा है? अगुणित सेट क्या होता है? जैसे आपके जितने भी गुणसूत्र दिए गए हैं, नंबर आपको मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं मनुष्य का। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ये 46 गुणसूत्र कितना होता है? 2n, मतलब ये द्विगुणित होते हैं। इसकी एक जोड़ी क्या कहलाएगी? इस चाहे जोड़ी कहें तो 46, मतलब 23 जोड़ी हो जाएगा। और ऐसे बात करें तो 46 गुणसूत्र। ठीक, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं अर्थात 23 जोड़ी। तो ये कैसे होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अगर अगुणित बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी अर्थात n। ठीक, तो ये अगुणित होते हैं। तो कह रहा है कि बहुगुणिता का अर्थ क्या होता है? तो बहुगुणिता का अर्थ पहला विकल्प आपका बता रहा है गुणसूत्रों के अगुणित सेट की उपस्थिति। अगुणित सेट मतलब क्या होता है? कि जो आपके अगुणित गुणसूत्र होंगे उसमें गुणसूत्र बढ़ जाए। ठीक, ऐसा तो संभव नहीं होता है कि अगुणित गुणसूत्र में बढ़ जाए। ठीक, अगला गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट की उपस्थिति। देखिए गुणसूत्र जो होंगे उनका जो द्विगुणित सेट होगा, तो जब द्विगुणित सेट होंगे तो जब द्विगुणित सेट की उपस्थिति होगी तब काहे का में गुणसूत्र बढ़ जाएगा? भाई तो गुणसूत्र द्विगुणित है ही, तो उसमें काहे का गुणसूत्र बढ़ जाएगा? तो ये भी नहीं है आपका। अब अगला देखते हैं, तीसरा विकल्प जो दिया गया है गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट से अधिक सेट की उपस्थिति, मतलब ये द्विगुणित सेट है और इस सेट में और भी बढ़ जाए, मान लो एक गुणसूत्र बढ़ जाए, दो बढ़ जाए, तीन बढ़ जाए। तो देखिए द्विगुणित मतलब कहता है 46 गुणसूत्र है प्लस एक और बढ़ेगा तो कितना हो गया? 47 गुणसूत्र हो गया। तो अब गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई। तो जब गुणसूत्र संख्या बढ़ जाएगी तो इसी को क्या कहेंगे? बहुगुणिता में गुणसूत्र संख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे? इसको बहुगुणिता कहेंगे। तो जो आपका विकल्प सी है वो आपका विकल्प सी सही हो जाता है। बहुगुणिता का अर्थ होता है गुणसूत्रों के द्विगुणित सेट मतलब 2n सेट में अधिक गुणसूत्र का हो जाना। ठीक, तो उनमें गुणसूत्र संख्या अधिक बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं बहुगुणिता। ये बहुगुणिता को मैंने भी पढ़ाया है, आनुवंशिकी में पढ़ाया है। आप जाकर उसको वीडियो में चाहे देख सकें, आनुवंशिकी के वीडियो में जाकर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद होता है। मतलब जो आवृत बीजियों का जो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद कौन? परागकण। तो जो आवृत बीजियों का नर युग्मकोद्भिद होता है कैसा होता है? नंबर एक विकल्प दिया गया है आपका एक कोशिकी, नंबर दो द्विकोशिकी, नंबर तीन त्रिकोशिकी, नंबर चार चतुर्कोशिकी। ये आपका सीपीएमटी 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, तो आवर्त बीजियों का नर युग्मकोद्भिद, देखिए परागकण जो होता है, जब परागकण का अंकुरण हो चुका होता है और परागकण जब वहां से मुक्त हो रहा होता है, तो जब परागकण परागकोश से मुक्त हो जाता है तो वो द्विकोशिकी होता है। लेकिन जब इसका अंकुरण हो जाता है तो ये हो जाता है त्रिकोशिकी। कितना हो जाता है? त्रिकोशिकी हो जाता है। तो आपका इसमें विकल्प भी दिया गया है कि इसमें जो विकल्प आपका सही है वो विकल्प आपका सी सही है, अर्थात जो आवृत बीजों का जो नर मुकोद्भिद होता है वो त्रिकोशिकी होता है, मतलब इसमें तीन कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो आपका विकल्प इसमें सी सही हो जाता है। छठा छठा क्वेश्चन क्या कहता है? बीजांड कायिक बहुभ्रूणता अर्थात न्यू सेलर
पॉलीएम्ब्रियोनी, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो पहला विकल्प कारकोरस में, दूसरा विकल्प सिट्रस में, तीसरा विकल्प कार्थेमस में, चौथा विकल्प जियामेज में। जियामेज मक्का को कहते हैं। ठीक, तो ये सबसे पहली बात, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होता क्या है। देखिए, न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी जो होते हैं वो सिट्रस फैमिली में पाई जाती है। कौन सी फैमिली? सिट्रस। सिट्रस, जो सिट्रस फैमिली होती है उन सिट्रस फैमिली में न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। जैसे आपका संतरा हो गया, ठीक है, और आपका जो संतरा है और आपका मौसमी है, इस टाइप के जो फल होते हैं इनको सिट्रस फल, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। सिट्रस फ्रूट मतलब ये जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, इसलिए इनको सिट्रस कहा जाता है। ठीक, तो ये जो आपका न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है सिट्रस में पाया जाता है। ठीक, तो आपका जो विकल्प इसमें सही हो जाता है वो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाता है? वो विकल्प आपका बी सही होता है, सिट्रस। ठीक, तो सिट्रस जो होते हैं सिट्रस पाया जाता है। और ये न्यूसेलर जो बीजांड काय होते हैं, बीजांड काय की कई कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण कर लेती है, इसको बीजांड काय की बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, बीजांड काय आपको पढ़ा था न्यूसेलस, न्यूसेलस पढ़ाया था। न्यूसेलस में कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं जब बहुत से भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, सिट्रस में। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है? आवृत बीजी पादपों में 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की संरचना क्या कहलाती है? आवृत बीजी पादपों में 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की संरचना क्या कहलाती है? तो देखिए, इसमें विकल्प आपका पहला दिया गया है भ्रूण कोश, नंबर बी भ्रूण पोष, नंबर सी भ्रूण, नंबर डी अंड उपकरण। ये आपका यूपी सीपीएमटी 2013 में क्वेश्चन आया है। ठीक, तो आपका देखिए 8 जिसमें 7 कोशिकाएं हो, 8 केंद्रक हो, तो देखिए जो आपका भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश हो गया। ठीक, भ्रूण कोश में पहले 8 केंद्रक बनते हैं, 4 बीजांड द्वार की ओर और 4 निभाग की ओर। फिर आगे चलकर ये डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, बीच में एक एक इधर साइड से केंद्रक आ जाता है और एक निभाग की ओर से, एक बीजांड द्वार की ओर केंद्रक और एक निभाग की ओर केंद्रक बीच में आ जाते हैं और एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो जिधर बीजांड द्वार होता है उधर एक बड़ी मादा युग्मक और 2 सहायक कोशिकाएं बन जाती हैं। तो देखिए ये 3 कोशिकाएं बन गई और निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बन जाती है, अर्थात जो है आपकी एंटीपोडल सेल बन जाती हैं और ये सिनर्जी सेल बन जाती हैं। बीच में एक जो होती है, बीच में एक बड़ी फीमेल गैमीट होती है और बीच में बिल्कुल मध्य में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ये 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 7 कोशिकाएं बन गई और बाकी कितने केंद्रक थे? तो इसमें 8 केंद्रक थे। तो ये सब कहाँ होते हैं आपके? ये सभी केंद्रक, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं आपके भ्रूण कोश में। कहाँ पाई जाती हैं? आपके भ्रूण कोश में। तो आपका विकल्प सही होता है इसमें ए। तो आपका जो 7वें क्वेश्चन में जो विकल्प सही है वो आपका ए सही है, भ्रूण कोश में। ठीक, अब आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? आवृत बीजी पादपों में अंड उपकरण निर्मित होता है। अंड उपकरण बनता है, अभी हमने आपको बताया कि अंड उपकरण कैसे बनता है। देखिए अंड उपकरण जो आपका बनता है पहला विकल्प दिया गया है एक सिनर्जिड तथा 2 अंडाणु कोशिकाओं द्वारा। ठीक, दूसरा विकल्प दिया गया है 2 सिनर्जिड तथा 1 अंडाणु कोशिका द्वारा। तीसरा विकल्प दिया है एक केंद्रीय कोशिका, 2 सिनर्जिड तथा 3 प्रतिमुख कोशिकाओं द्वारा। चौथा विकल्प दिया गया है आपका एक अंडाणु कोशिका, 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा 3 प्रतिमुख कोशिकाओं द्वारा। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अंड उपकरण की। तो जो अंड उपकरण आपका बनता है वो अंड उपकरण बनता है एक मादा युग्मक से और 2 सहायक कोशिकाओं से। तो ये जो संरचना कहलाती है ये आपकी कहलाती है अंड उपकरण। ठीक, अंड उपकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अंड उपकरण कहलाती है। तो ये संरचना आपकी अंड उपकरण कहलाती है। ठीक, बाकी जो सब चीज़ें बनती हैं, जैसे इसमें जो दूसरा विकल्प दिया गया है, कुछ लोग इसका दूसरा विकल्प लगाएंगे कि 2 सिनर्जिड कोशिकाएं
नहीं, जो तीसरा विकल्प दिया गया है, 1 केंद्रीय कोशिका, 2 सिनर्जिक कोशिका, 3 प्रतिबिंब कोशिकाएं, तो ये भैया पूरा भ्रूणकोश में पाया जाता है। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा कि ये केवल अंडोत्करण की बात कर रहा है। ये आपका OJEE 2013 में आया है, OG डबल 2013 में आया है। ठीक, तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा कि अंडोत्करण बनाता है तो 2 सिनर्जित कोशिका और 1 अंडाणु कोशिका द्वारा जो है अंडोत्करण का निर्माण, तो जो आपका बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 पुष्पों का विभिन्न पौधों पर परागण क्या कहलाता है। तो देखिए, दो पौधों का जो 2 पौधे होते हैं विभिन्न अर्थात अलग अलग पौधों पर परागण क्या कहलाता है। तो आपका विकल्प दिया गया, पहला जीनोगैमी, दूसरा विकल्प जिटोनोगैमी, तीसरा क्लिस्टोगैमी और चौथा आपका डाइकोगैमी। ठीक, ये AIIMS 2013 में पूछा गया, एम्स में पूछा गया है। ठीक, एम्स में ये क्वेश्चन आया 2013 में। तो आपका इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। देखिए, 2 पुष्पों का अलग अलग पौधों पर परागण क्या कहलाता है। जब 2 पुष्प होंगे और दोनों पुष्पों का अलग अलग परागण कराया जाएगा। तो देखिए, जब 2 पुष्पों का जैसे एक पौधे में 2 पुष्प लगे हों, ठीक, 2 पुष्पों का अलग अलग पौधे परागण हो, मतलब अलग अलग, एक पौधा यहाँ पर है तो अलग अलग पौधे पर परागण हो, तो ये क्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बता दें, ये क्रिया आपकी कहलाती है जिटोनोगैमी। क्या कहलाती है, जिटोनोगैमी। मतलब आपसे पूछाएगा क्वेश्चन जिटोनोगैमी क्या है, तो हम बताएंगे कि जब 2 पुष्पों का अलग अलग पौधों पर परागण होता है तब यह क्रिया जिटोनोगैमी कहलाती है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।